सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं कैलाश चंद्र रेगर, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, जवाहर नवोदय विद्यालय महिसागर। हम इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़े थे भारत के भौतिक स्वरूप, कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के अंदर पाठ्य पुस्तक भूगोल का अध्याय नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। और उस अध्याय नंबर 2 में जिसका शीर्षक है भारत के भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर हम पढ़ चुके थे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। आज हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये 3 टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। जब हम बात करें भारतीय मरुस्थल को थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसी भारतीय मरुस्थल का नाम आप थार का मरुस्थल भी कह सकते हैं। भारत के पश्चिमी भाग में, अगर भारत का ही अगर आपके पास में भारत का मानचित्र है तो विद्यार्थियों देखिए, भारत के पश्चिम में जहां पर राजस्थान का भाग है, राजस्थान का भूभाग है, उस राजस्थान के पश्चिम में एक बहुत बड़ा शुष्क प्रदेश दिखाई देता है, अर्थात शुष्क प्रदेश स्थित है जहां पर विरल वनस्पति है, वर्षा की मात्रा बहुत कम है और बड़े बड़े रेत के टीले हैं। इस मरुस्थलीय भाग को भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस भारतीय मरुस्थल में कि अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो इस भारतीय मरुस्थल का 644 किलोमीटर लंबाई है, 644 किलोमीटर ये भारतीय मरुस्थल 644 किलोमीटर लंबा है और 160 किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 1,04,000 वर्ग किलोमीटर, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर में ये क्षेत्रफल, 1,04,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। थार के मरुस्थल में हम पूर्व की तरफ देखें तो पूर्व की तरफ एक अरावली पर्वत श्रृंखला इसको रोक के रखा है और दक्षिण में हम देखें तो दक्षिण में कच्छ का रण, ये भी इसी का भाग माना जाता है, रण ऑफ कच्छ। कच्छ का रण ये भारतीय मरुस्थल का भाग है और कच्छ के रण के नीचे देखेंगे तो अरब सागर का पार्ट आ जाता है। कच्छ का रण दलदली प्रदेश भी है। ये प्रदेश थार का मरुस्थल जो है ये एक शुष्क प्रदेश में आता है। शुष्क प्रदेश का मतलब यह है यहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत कम का मतलब यह है कि 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष औसत निकाला गया है। इसका लगभग 150 और 150 से भी कम, अर्थात देखें तो यहाँ पर जैसे जैसे हम इस अरावली के पश्चिम में जाएंगे तो बरसात की औसत मात्रा कम होती जाती है। कहीं कहीं पर 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसे भी क्षेत्र हैं जो बहुत शुष्क हैं और 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ही हो पाती है। कहीं कहीं पर ऐसा क्षेत्र है जहां पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, आप ऊपर हम देखें तो बीकानेर के ऊपर गंगानगर और हनुमानगढ़, चूरू, ये राजस्थान के कई जिले हैं
जो थार के मरुस्थल में स्थित हैं। यहाँ पर विरल वनस्पति है। विरल वनस्पति की बात करें तो क्या होता है, विरल का मतलब बहुत कम वनस्पति, बहुत कम वनस्पति। यहाँ पर बबूल मिलेंगी, यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी और थोरनी मिलेगी, नागफनी के पौधे मिलेंगे, बहुत कम वनस्पति यहाँ पर स्थित हैं। आपने देखा होगा बहुत सी आज वर्तमान में जो भी मूवी बन रही है, फिल्में बन रही हैं, जैसे एक बॉर्डर मूवी देखी होगी आपने। इस बॉर्डर मूवी के अंदर आपका अधिकांश जो सीन बताए गए हैं वो थार के मरुस्थल से ही लिए गए हैं। बॉर्डर के जो सीन है, पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के अंदर, जिसको रेड क्लिफ हम कहते हैं, तो इस रेड क्लिफ सीमा, अंतर्राष्ट्रीय भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा के ऊपर ही इस मूवी की शूटिंग की गई है। तो वह दृश्य आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था हमारा भारतीय मरुस्थल। और इसमें और बात करें तो यहाँ पर नदियाँ, बहुत कम नदियाँ बहती हैं, जिसमें थार के मरुस्थल में एक ही सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है लूनी। लूनी नदी ये अजमेर के अंदर, अरावली के प्रदेश के अंदर अजमेर की नाग पहाड़ी से यह लूनी नदी निकलती है। और ये लूनी नदी पर थार के मरुस्थल में बहती हुई ये राजस्थान के अंदर एक जगह है बालोतरा, अर्थात बालोतरा और आगे के प्रदेश में जाते जाते ये विलुप्त हो जाती है। दूसरी बात एक ये भी है कि थार के मरुस्थल में कई प्रकार की खारे पानी की झीलें भी हैं, जैसे पचबदरा, डिडवाना, नागौर और सांभर, जो खारे पानी की सबसे बड़ी झीलें मानी जाती हैं भारत की, और यहाँ से नमक का उत्पादन भी होता है। ये था थार का मरुस्थल, जिसको हम भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान। हाँ, इससे पहले एक और बात बता दूं कि इस थार के मरुस्थल में ज्यादातर रेत ही रेत है, और रेत के टीले एक आकार, अर्धचंद्राकार आकार ले लेते हैं। इस तरह की एक आकृति बनाते हैं जिसको अर्धचंद्राकार आकृति होती है इनकी, अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा। और इसको हम बरखान कहते हैं। कहीं पर बरखान होगा, कहीं पर बरछान भी लिखा होता है। और जब हवाएं तेज चलती हैं तो इस मरुस्थल के अंदर आंधी तूफान जब चलते हैं तो ये रेत के टीले अपने जगह बदल देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण विशेषता इस थार के मरुस्थल की है। चलिए विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे भारत के अगले भौतिक स्वरूप की, जिसका नाम है तटीय मैदान, अर्थात हम कह सकते हैं समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान की बात करें तो भारत के समुद्र तट के मैदान की बात करें तो भारत के अंदर, भारत का एक सीमा, जिसको पश्चिम की तरफ देखें तो अरब सागर स्थित है, और पूर्व के अंदर बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक बाउंड्री बनाए हुए हैं, और ये दो समुद्री किनारे हैं। इन दोनों समुद्री किनारे के बीच में, अर्थात हम बात करेंगे यहाँ पर तटीय मैदान की, समुद्र तटीय मैदान। इस समुद्र तटीय, दो समुद्र तटीय मैदान को दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था, दक्कन का पठार पढ़ा था, और दक्कन के पठार के अंदर एक पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट है, अर्थात ये बहुत उठी हुई भाग है। और इस पश्चिमी घाट से लेकर अरब सागर के समुद्र तट के बीच में एक संकीर्ण चौड़ी मैदानी पट्टी है। इस पट्टी को ही हम समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। तो इसमें इसके दो भाग हैं, समुद्र तटीय मैदान के दो भाग हैं, लिख लीजिए। तटीय मैदान, एक पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। दूसरा
पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। जब हम सिर्फ बात करें पश्चिमी तटीय मैदान की, तो पश्चिमी तटीय मैदान को 3 भागों में बांट सकते हैं। एक कोंकण तट, दूसरा कन्नड़ तट, और तीसरा मालाबार तट। आइए विद्यार्थियों देखिए, समुद्र तटीय मैदान की बात कर रहे हैं। पश्चिमी तट, ये आपका पश्चिमी तट रहा, और इस पश्चिमी तट से लेकर इस समुद्र तटीय मैदान के बीच में एक संकीर्ण चौड़ी पट्टी है, जिसको हम पश्चिम का समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। इस पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा है। एक कोंकण तट, मुंबई से लेकर कर्नाटक तक। कोंकण की बात करें तो कोंकण तट महाराष्ट्र से कर्नाटक। कन्नड़ तट की बात करें कर्नाटक से गोवा, और मालाबार की बात करें गोवा से केरल। कोंकण तट महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक जो समुद्र तटीय भाग है, इसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद कर्नाटक से लेकर गोवा तक का जो भाग है, उसको कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और गोवा से लेकर केरल तक के जो समुद्र तटीय भाग है, उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ हम बात करें पूर्वी घाट, यानी कि पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। पूर्वी समुद्र तटीय मैदान को 2 भागों में बांटेंगे। पहला उत्तरी सरकार, दूसरा कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार अर्थात हम ये एक और बात यहाँ पर विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात यहाँ देखने को मिलती है कि ये जो पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट से लेकर पश्चिम तटीय मैदान है, ये पश्चिम तटीय मैदान बहुत संकरा है, बहुत इसके चौड़ाई बहुत कम है, लंबाई में ही फैला हुआ है। लेकिन हम बात करें कि पूर्वी तटीय मैदान, तो पूर्वी तटीय मैदान बहुत थोड़ा सा कटाफटा है, बहुत चौड़ा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर कई सारी नदियां आकर अपने अवसाद जमा करती हैं। जैसे दक्षिण की जितनी भी नदियां हैं, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये जो नदियां हैं, बड़ी बड़ी जो नदियां हैं, ये नदियां यहीं पर अपने अवसाद को जमा करती हैं। और ये नदियां अपने साथ में लाए हुए कंकर पत्थर और उनको अवसाद को जमा करती हैं। तो इस पूर्वी तटीय मैदान में ये नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसमें कावेरी का डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, इन तीनों नदियों के डेल्टा इसी भाग में बनते हैं। एक और बात है, उत्तरी सरकार की तरफ की बात करें तो उत्तरी सरकार में उड़ीसा के पास में एक सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसको चिल्का झील कहते हैं। उड़ीसा में है चिल्का झील। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहलाती है। चिल्का झील उड़ीसा के अंदर है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये तट बहुत कटाफटा है, यहाँ पर नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो ये हुआ हमारा तटीय मैदान। अब बात करेंगे हम द्वीप समूह की।
प्यारे विद्यार्थियों, भारत की प्राकृतिक सीमा रेखा इतनी बढ़िया है कि इस प्राकृतिक सीमा रेखा का हमें सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व है। इसी में समुद्र के अंदर, अरब सागर के अंदर द्वीप समूह है, जिसको अरब सागर में जो है उसको लक्षद्वीप कहते हैं समूह, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बात करते हैं द्वीप समूह की, तो दो द्वीप समूह हमारे भारत के से जुड़े हुए हैं। भारत के ये अंग माने जाते हैं और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है। हम बात करेंगे, राजनीतिक बात न करके हम प्राकृतिक बात करेंगे। प्राकृतिक बनावट के संरचना की जब बात करते हैं तो ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप को क्या कहते हैं? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप अर्थात आप बोलेंगे कि सर ये प्रवाल क्या है? इंग्लिश में इसको कोरल कहते हैं, कोरल आइलैंड है, लेकिन कोरल क्या है ये भी नहीं पता, प्रवाल क्या है ये भी नहीं पता। प्रवाल की बात करें तो विद्यार्थी समझना, प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र के अंदर एक समुद्री जीव होता है, वह समुद्री जीव जिसका पूरा का पूरा जीवन काल एक ही जगह पर गुजर जाता है, अर्थात वह समुद्री जीव जिसको हम कोरल कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। यह प्रवाल चूना और उसका सेवन करते हैं और ये एक ही जगह पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा खोल चढ़ा होता है, अर्थात कह सकते हैं कि इनकी जो त्वचा होती है ना, ऊपर का जो हिस्सा होता है वो बहुत कठोर होता है। तो ये जब जीव मर जाते हैं तो एक जीव के मर जाने के बाद में दूसरा जीव अपनी जीवनचर्या इसी के ऊपर चालू कर देता है, तो दूसरे के ऊपर फिर तीसरा, उसके मरने के बाद में तीसरा, इस तरह से ये लाखों सालों से ये चल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे धीरे धीरे इन प्रवाल का मरने से इन प्रवाल का बहुत बड़ा एक समूह ऐसा बन गया जो कि एक द्वीप के रूप में उभर कर सामने आया, जिसको लक्षद्वीप हमने कहा है। और ये प्रवाल द्वीप भारत के अंदर, भारत में बात करें तो लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल द्वीप समूह है, और भी जो है कहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है। और हम बात यहाँ पर सिर्फ भारत की ही करेंगे। दूसरी बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं। एक पर्वत श्रेणियों की जो ऊपरी शिखर है वह शिखर बचे हुए वह शिखर है, और ये यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पर वनस्पति इतनी ज्यादा है कि बहुत घने जंगल है यहाँ पर। और हम बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून, एक प्रश्न बनता है कि मानसून सबसे पहले भारत में कौन से क्षेत्र में आता है? तो मानसून सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसून आता है, क्योंकि हिंद महासागर से ही मानसून आता है। हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित हिंद महासागर से जो मानसून आता है सबसे पहले यहीं से आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह लक्षद्वीप से भी आकार में बड़ा है।
तो और विद्यार्थियों, इसके बाद भारत का एक और बात है कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी, इस भारत का अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भारत के सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप के अंदर सबसे सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब यह है कि निरंतर चलने वाली ज्वालामुखी। तो ये आपका पूरा भारत का भौतिक स्वरूप का जितने भी पार्ट हमने, ये लेसन बहुत बड़ा है प्यारे विद्यार्थियों, ये ध्यान रखिएगा। ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस कक्षा के लिए भी और आपके भावी जीवन के लिए भी। ये भूगोल का जो भारत का भौतिक स्वरूप का जो अध्याय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले भावी जीवन में जब तुम प्रतियोगी परीक्षाओं में जब एंटर करोगे उस समय इस अध्याय से कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से आप वापस इसको रीड करिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा। और अगर आपको इसमें कोई भी दुविधा हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं 7567839258। इस पर आप मेरे को किसी भी वक्त व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न जो है तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे नंबर वापस लिख रहा हूं 7567839258। इस नंबर पे आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। इस अध्याय से संबंधित जो भी कमेंट्स हैं वो मुझे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स अच्छे कमेंट कर सकते हैं, कुछ इससे प्रश्न भी मेरे से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।